तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हम पढ़ रहे हैं। JSW मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा था कि देर आर फ्यू थिंग्स दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू, और आप अल्टीमेटली किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक सर्टेन मैथोडोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप ही आपको फॉलो करना है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कुछ करने के लिए, महविश ने करके दिया है, सारे ने करके दिया। मैंने अभी पढ़ा नहीं है आप लोगों ने क्या लिखा है, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट किया है। देखो, एक ये सर्टेन कंटेंट है, मोस्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको इसे बेसिकली समझा दूंगा खाली कि ये क्या चीजें इसके अंदर मेंशन है। आप खुद से पढ़ेंगे तो ही आपको डिटेल में समझ में आएगा। मतलब यू हैव टू रीड इट बाय वर्ड टू वर्ड। कंसेप्ट जैसा कुछ नहीं है, जनरल बातें जो हम वैसे भी समझ सकते हैं। देखो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने डिफरेंट स्ट्रेटेजिकल इश्यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक सिंगल मार्केट में ऑपरेट करेगी। उसका कोई बहुत बड़ा ऐसा मार्केट होगा नहीं। जैसे, मतलब आप बहुत एग्जांपल ले सकते हो, कोई कपड़े की दुकान है किसी सर्टेन लोकेलिटी में, तो जो कपड़े की दुकान है, आप समझ सकते हो कि भाई उसका कोई बहुत बड़ा ऐसा मार्केट साइज तो होगा नहीं। वो एक सिंपल से छोटे से मार्केट के अंदर वो ऑपरेट करेगी। बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज भी नहीं होगी उसकी। और ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और जो फाउंडर्स हैं डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करेंगे। मतलब फाउंडर्स का ही प्रभुत्व वहां पे नजर आएगा। सब चीजें फाउंडर से पूछ करके ही की जाएंगी। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? इनके स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हो सकते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज कैसे डेवलप करनी है, इस पर इनका फोकस हो। कुछ अपने मार्केट से रिलेटेड, स्पेसिफिक टू देयर मार्केट, जिस जगह वो ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ वहां से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज वो बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बहुत ज्यादा नहीं डेवलप करेंगे। भाई, एक साधारण सी कपड़े की दुकान जो एक सर्टेन लोकेलिटी में ऑपरेट कर रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस डेवलप नहीं करेगी। तो उनके स्ट्रैटेजिकल इश्यूज काफी छोटे होंगे, और हम कह सकते हैं कि काफी अलग से स्ट्रैटेजिकल इश्यूज होंगे। वहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन MNC है, मल्टीनेशनल है, तो मल्टीनेशनल कंपनी है तो जाहिर सी बात है हर देश के हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, काफी डाइवर्सिफाइड मार्केट्स होंगे उसके। ऑब्वियस सी बात है, बहुत डाइवर्स मार्केट होंगे। भाई, इंडिया का मार्केट और यूरोप का मार्केट या USA का मार्केट या ऑस्ट्रेलिया का मार्केट सेम नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सभी देशों में ऑपरेट कर रही है, तो अकॉर्डिंगली उनको देखना पड़ेगा कि डिफरेंट मार्केट्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है। अब इनकी क्या इश्यूज हो सकते हैं, इनके स्ट्रेटेजिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? जैसे एक स्ट्रेटेजिकल इशू ये हो सकता है कि हेड ऑफिस सभी लोकल ऑफिसेज और सब्सिडरीज के ऊपर कैसे अपना कमांड एस्टैब्लिश करके रखे। कैसे उनसे जो है अपना एक क्लोज बॉन्डिंग, एक क्लोज कनेक्शन बना करके रखें। रिसोर्स एलोकेशन के लिए उनके को कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज जाहिर सी बात है स्मॉल बिजनेस के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज से काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे। ये 2 पॉइंट लिखे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये दो ही तरह के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हो सकते हैं। MNC में कई प्रकार के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज हो सकते हैं जिनके लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप करने की जरूरत हो। इसी तरह से अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम जानते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है। जब प्लानिंग की जाती है तो पॉलिटिकल एंगल ज्यादा होता है हर प्लानिंग का, रादर देन मार्केट कंडीशन। जैसे आप देखते हैं ना, इंडिया में भी हर एक स्टेट में जब नई सरकार आती है, तो किस पार्टी की सरकार है, उनकी क्या सोच है, उनका क्या एंगल है पॉलिटिकल, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट प्लान करते हैं। मार्केट कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशंस को इतनी ज्यादा मतलब दी जाती है प्रायोरिटी, लेकिन डेफिनेटली वो सेकेंडरी प्रायोरिटीज होती है। प्राइमरी प्रायोरिटीज हमेशा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल एंगल से इन्फ्लुएंस्ड होती है। राइट? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यहाँ यस। आइडियोलॉजी जो है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका क्या सोचना है, उनके क्या विचार हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज प्लान होंगी। राइट?
अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट मेकिंग से ज्यादा वैल्यू टू मनी पर फोकस करेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस इनके बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? टैक्सेस से ही आता है। हम ये बात पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हो सकता है उन्हें प्राइसिंग वगैरह बहुत अलग तरीके से प्लान करनी पड़े। सो दैट इज द पॉइंट। डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी मॉडल डेवलप करने की कोशिश करती है। तो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब के होंगे, वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा मिलेगा। कोई नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके इनके इश्यूज अलग होंगे। इनको होगा कि यार कहाँ से ग्रांट मिल सकती है, कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कौन कौन से नए फंडिंग स्कीम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें कैसे काम करना है कि ये फंडिंग हमें मिल जाए। उस तरह के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज जो हैं वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। द कंक्लूजन ऑफ दिस होल टॉपिक इज दैट कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिकल इश्यूज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सबके स्ट्रेटेजिकल इश्यूज कॉमन नहीं होते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। आसान सा टॉपिक है ये भी, कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है जो सुनने में समझ में ना आए। अच्छा, ये स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट के टॉपिक में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा ही होगा। ठीक है, ये एक जनरल, हम कह सकते हैं जनरल एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम अभी यहां पर स्टडी करेंगे। अब देखो, यहां पर हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, वो एनवायरनमेंट कभी कभी अचानक से चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में ट्रेंड्स आते हैं, तो रातों रात पता चलता है कि कुछ नया ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है और वो नया ट्रेंड मार्केट में आ गया है। तो मार्केट के एनवायरमेंटल चेंज सडन हो सकते हैं, तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक कर्व ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये एनवायरमेंट चेंज हो तो रहा है, फिर ये एकदम से एनवायरमेंटल चेंज आ गया, फिर आगे जाके थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहा। तो ये जो अबव कर्व है, ये क्या शो कर रहा है? एनवायरमेंटल चेंज को शो कर रहा है। ये स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट को शो कर रहा है। अब स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट का पहली बात तो मतलब क्या है? स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट का मतलब है जैसी स्ट्रैटेजी हमने प्लान की थी वैसी नहीं जा रही है, उसके अंदर हमें कुछ डेविएशंस देखने को मिल रही हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट। कि स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली ऑन द ट्रैक नहीं है, स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रैक जा रहा है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट क्या है? यस सर। यस सर। अब यहां यस। पर हम ये बोलेंगे कि स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट जो है ये बेसिकली 4 फेजेस में आप एनालाइज कर सकते हो। फर्स्ट फेज जिसका नाम है इंक्रीमेंटल चेंज। क्या मतलब है इसका? यहां कहने की कोशिश की जा रही है कि जब एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्रीमेंटल चेंज लाती है। अगेन देखो, स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पोर्शन रिएक्टिव होता है, तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को नजर आएगा कि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को कोप अप करने की कोशिश करती है और इंक्रीमेंटल चेंज लाती है और कोशिश करती है कि हम एनवायरमेंटल चेंज के साथ अलाइंड बने रहें। दैट इज द फेज 1, इंक्रीमेंटल चेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टेक सीरियस लॉजिकल इंक्रीमेंटल स्टेप्स that were part of its plan to change ahead of the market and develop a competitive advantage। यहां ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसे चलेगी कि हम एनवायरमेंटल चेंज को पूरी तरह से एड्रेस कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेवलप कर रहे हैं। फिर फेज 2 में जब एनवायरमेंट सडन चेंज होता है, मार्केट के अंदर आने वाला चेंज, एनवायरमेंट में आने वाले चेंज का रेट बहुत तेजी से बढ़ता है, दैट मीन्स एनवायरमेंट अब रैपिडली चेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस जनरली इस रैपिड चेंज को एड्रेस नहीं कर पाती उतनी तेजी से, और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस रैपिड चेंज के अगेंस्ट में
अभी भी वही इंक्रीमेंटल चेंज जो फर्स्ट फेज में बना हुआ था वो ही वो करती हैं, तो यहां पर फिर ये ड्रिफ्ट नोटिस होने लगती है। मतलब एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है और आप अपनी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर रहे हो। तो पहले तो बढ़िया चल रहा था एनवायरनमेंट के साथ साथ आप, एनवायरमेंटल चेंज के साथ साथ आप एग्जैक्टली उसको एड्रेस कर रहे थे, उसके साथ साथ आप चल रहे थे। अब एनवायरमेंटल चेंज रैपिड हो गया, आप स्ट्रैटेजी को वही पहले की तरह ही एडजस्ट कर रहे हो धीरे धीरे, तो यहां पर आपको ये ड्रिफ्ट नोटिस होने लगेगा। दिस स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट स्टार्ट्स हैपनिंग इन फेज 2। राइट, इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। यस सर। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन ने फेज 1 में बनाया था वो अब थोड़ा सा लेफ्ट बिहाइंड, पीछे होता हुआ नजर आता है। ठीक है। अब जब ये स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट सिग्निफिकेंटली नोटिस होने लगेगा तब मैनेजर्स को लगेगा, टॉप लेवल को लगेगा, मैनेजर्स को लगेगा, स्ट्रैटेजिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें लगेगा यार कि क्या हो रहा है ये। एंड एट दैट टाइम मैनेजर्स स्टार्ट टेकिंग सर्टेन एक्शंस। ठीक है। और वो कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ आपको हलचल नजर आएगी, एक फ्लक्स क्रिएट होगा। लेकिन अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि मैनेजर्स एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए वो स्टिमुलस तो नजर आ रहा है, हरकतें तो नजर आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि ये समझ में आ गया है कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट हो गया है, लेकिन कुछ खास उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। सो दैट हैपेंस इन फेज 3, इसको फ्लक्स का फेज बोलते हैं। Stimulus for action, managers may seek to extend the market for their business, but may assume that it will be similar to their existing market and therefore set about managing new venture in much the same way as they have been used to. मतलब मैनेजर्स को लग रहा है कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ करना है, लेकिन वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मार्केट जैसा था वैसा ही रहेगा, नए मार्केट में भी हम जाएंगे तो पुराने तरीके से ही जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट और सीरियस ही होता नजर आएगा, कुछ खास यहां पे इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। फिर आएगा फेज 4। अब फेज 4 तक हम ये मान के चल रहे हैं कि मैनेजर्स को ये समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसे काम नहीं होने वाला है, जो मार्केट है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। अब देखो एनवायरमेंटल चेंज तो बहुत ऊपर जा चुका है और अभी तो हम यहीं पर ही हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन को लेके आना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज और डिमाइस। या तो आप स्ट्रैटेजी को छोड़ दो या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेकर के आओ। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज मतलब बिल्कुल नए सिरे से आपको स्ट्रैटेजी को प्लान करना पड़ेगा, मतलब एकदम से आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ चमत्कार हो जाए। सो दैट इज द फेज 4। तो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हम अभी प्रिज्यूम ये कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करेगी ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल चेंज को बिल्कुल अलाइन कर लेगी और बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस को बचा लेगी। राइट, इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? अगर आप सक्सेसफुल रहे तो यहां से आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करोगे और फिर से आप एक तरह से फेज 1 में आ जाओगे और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा लोगे। यहां ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज नहीं कर पाए और नीचे चले गए तो ये ड्रिफ्ट फिर इतना ऊपर हो जाएगा दैट योर ऑर्गेनाइजेशन मे गेट इनटू डिमाइस। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो नो सर। सर। देखिए स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहली क्लास में जो डिस्कस किया था ना वही सेम बातें आपको यहां पर एग्जाम्पल में आगे मिलेंगी। नोकिया स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट को नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट आ रहा है, हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कर लेने चाहिए, हमें एंड्रॉइड पे आ जाना चाहिए। नहीं समझा आपने, क्या नतीजा निकला उसका? नोकिया मार्केट से आउट हो गया। कोडैक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट को एड्रेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट के रीजंस क्या होते हैं? कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कई बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स या टॉप लेवल वाले लोग खुद ही नहीं चाहते कि हम ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेकर के आए। आप इतना ज्यादा अपने कल्चर के साथ स्टिक्ट रह जाते हो, जो प्रिजम्पशंस आपने बना रखे हैं, जैसे नोकिया के साथ हुआ, उन्हें लगा नहीं यार हमने आज तक राज किया है तो हमारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मार्केट में बने रहेंगे।
कोडैक को लगा नहीं नहीं कुछ भी कर लो, ऐसे क्लिक करके और कटैक करके बोलने वाली जो फोटोग्राफी है ये हमेशा मार्केट में ट्रेंड में रहेगी, हमें डिजिटल जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको उन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से ओवरकम करना होता है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में पावर स्ट्रक्चर होता है, बाकी लोग सजेस्ट कर रहे हैं बैठ करके कि अरे सर हमें अब इसको ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करना चाहिए, लेकिन जो एक लौता आदमी है जिसके पास मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट शेयर्स हैं वो नहीं चाहता है चेंज करना, या एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है तो फाउंडर अपनी बात पे टिका हुआ है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर फाइनली डूब सकती है, स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट बड़ा हो सकता है। कई बार इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से पॉलिटिक्स होने लग जाती है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पाती। इस कारण से भी कई बार देखा गया है कि स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन डूब जाती है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप ऐसे केस स्टडीज करोगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज सही समय पर नहीं कर पाई। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट अवॉइड करनी है तो बहुत आसान से तरीके हैं भैया, एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली एसेस करो, अपने सिस्टम को रिजिड मत बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, एनवायरमेंटल चेंज को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। जब भी कोई नया चेंज लाने की जरूरत है तो उसके प्रति रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मत रखो, अपने कल्चर को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए एक्सेप्टेबिलिटी रखो कि हाँ हम इसे इंप्रूव करेंगे। अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखो और समझो कि इन मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रैटेजिक चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस समय रहते डेवलप की जाए और सही स्ट्रैटेजी को ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए इंप्लीमेंट किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रॉन्ग लीडर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं है तो ये पॉलिटिक्स वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी, डोंट बी अ लीडर, सेल आइसक्रीम्स। ठीक है, एक कोट है कि अगर आप सबको खुश रखना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम बेचने वाला बनो, फिर लीडर बनना आपके बस की बात नहीं है। बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ गुड और स्ट्रांग लीडर तो आपके लिए स्ट्रांग डिसीजंस लेने आपके लिए जरूरी होंगे। ठीक है ना। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट को अवॉइड करना चाहते हो तो उसका एक बहुत बड़ा, उसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है दैट स्ट्रांग लीडर शुड बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस। राइट, इज दैट क्लियर? यस सर। बात। yes, अब एक केस स्टडी दे रखी है उन्होंने, एक ब्लॉकबस्टर करके एक कंपनी थी, 60,000 एम्प्लॉयज यहाँ काम कर रहे थे, 9,000 स्टोर्स अवेलेबल थे जहां ये मेरे ख्याल से फिल्म्स और सीडीज डीवीडीज को रेंट पर देने का काम करते थे। लोग जब वापस देते थे तो लेट कर देते थे वो देने में, और इनके टोटल रेवेन्यू का 16% जो है वो लेट फीस से आता था। खैर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इतनी बड़ी कंपनी को नेटफ्लिक्स को खरीदने के मौके कई बार मिले, लेकिन इस कंपनी को लगता था कि लाइव स्ट्रीमिंग का जो बिजनेस है ये आगे जाके कभी पनप ही नहीं पाएगा। और जैसे जैसे इंटरनेट तरक्की करता गया, लाइव स्ट्रीमिंग डेवलप होने लगी, इनका स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट बढ़ता गया, एंड एट अ सर्टेन टाइम कंपनी जो है कोलैप्स हो गई। और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, इनका भी डीवीडी रेंट करने का काम था, लेकिन इन्होंने बदलते समय के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को बदला, और आज हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स कहां से कहां पहुंचा हुआ है। राइट, इज दैट क्लियर? यस सर। yes, sir. सो दैट इज द पॉइंट। ओके, तो ये स्ट्रैटेजिक ड्रिफ्ट है। चलो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब इसको आप रिवाइज करो अच्छे से, अपनी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स को लिखने के बाद आपने जो यहाँ आंसर्स लिखे इनके साथ कंपेयर किया क्या? यस और नो? यस सर, आंसर देखा था। कितना सही निकला खुद के हिसाब से, खुद को अगर खुद को मार्क्स देने हो तो? सर एक बार आप देख के बताओ ना, अभी स्टार्टिंग है तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं तो देखता ही हूँ, है ना, फिर मैं बताता हूँ चलो आप लोगों को। ठीक है चलो, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल क्लास का देखो टाइम ना अभी फिक्स ही रहेगा वैसे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट कल का क्या टाइम होगा मैं आफ्टरनून तक अपडेट करूंगा। ठीक है। ठीक है ओके ना, सर। इवनिंग का ही रखेंगे, आफ्टर 7:30 ही रखेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो रमजान का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर।
चलो ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर।